Welcome everyone. Welcome back for our wonderful book, Think and Grow Rich. Welcome back, Radhni ji. It's so good to have you once again to read for everyone. So आइए आज के कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं. Let's start our wonderful book, Think and Grow Rich. Absolutely amazing. And आइए शुरू करते हैं. So I think Radhni ji हमने कल उस दिन यहाँ तक खत्म किया था. I think this is where we read, right? हाँ, ये वाला कर लिया। लीडरशिप के प्रमुख गुण ये अब करना है। ओके ग्रेट। सो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि लीडरशिप कैसी होती है और कैसे उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वर्च्यूज क्या होते हैं जो हमें सीखने चाहिए। आज हम उसको सीखते हैं। सो रजनी जी कैन स्टार्ट एंड फिर उसके बाद करते हैं धीरे धीरे अपने। लीडरशिप के प्रमुख गुण। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी एक मिनट, सॉरी क्या आ रहा है इसमें। एक मिनट। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा, आत्मनियंत्रण। वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुसरण के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है, जिसे वे अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान न तो हासिल कर सकता है, न ही उसे लंबे समय तक बाएं रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढूल मुड़ निर्णय लेता है, वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों को सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है, वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार ना हो। देर सवेर वे चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठवां, जितना मिला उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायियों से जीतने की आशा रखता है। उसे स्वेच्छा से उससे देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक ना मिले। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नववां, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वे लीडर की स्थिति के विवरण में पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियां और कमियों को पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वे इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है, तो वे लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है, तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है, और शक्ति के लिए सहयोग की। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने जो पढ़ा है, अब लीडरशिप किस टाइप की है, ये नहीं कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में है
या आप कंपनी में हो सकते हैं, आप छोटे से क्लब्स में हो सकते हैं, आप घर में लीडर हो सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है। तो हमें 10 एट्रीब्यूट समझने लीडरशिप के। पहले बात तो हमारा कितना साहस है, कितना करेज है हमें, जो कभी शेक नहीं होगा। अगर हमें नॉलेज पता है, अपने आप के बारे में पता है, और अपना खुद का काम, अपनी क्वालिटीज के बारे में पता है, तो हम सक्सेसफुल बनेंगे। कोई भी अनुयायी मतलब फॉलोअर उस इंसान को फॉलो नहीं करना चाहता जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं हो। आप किसी चीज को देख के अट्रैक्ट होते हो ना कि उसमें ये क्वालिटी है और मुझे उसके साथ काम करना है। और अगर आपका जो लीडर है वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, और उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस कमी है, उसमें हिम्मत नहीं, साहस नहीं है, सो कोई कैसे फॉलो करेगा। सो हमको क्या समझना है, अगर हमें लीडर बनना है तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना होगा, अपने आप करेज करना होगा। और इंटेलिजेंट बनना मुश्किल नहीं है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। सेकंड क्वालिटी, आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल। अगर मुझे अपने ऊपर, अपने जज्बातों पे, अपने जो मैं बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ, उसके ऊपर कंट्रोल अगर नहीं है, दूसरों को भले क्या मैं कंट्रोल करूंगी या वो क्या कंट्रोल होंगे। सो सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें अपने लिए करना है। तब जाकर लोग हमें बोलेंगे कि हाँ, ये तो बहुत कंट्रोल्ड है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसको सब पता है, और ये इंटेलिजेंट है, और हमें इसको फॉलो करना चाहिए, इसको लीडर बनाना चाहिए। नंबर 3, न्यायपूर्ण आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग किसी को जानते हैं तो बायस्ड हो जाते हैं, साइड्स ले लेते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर एक कीन सेंस होती है कि हमें जज करना है सही तरीके से, और सही न्याय देना है, सही जस्टिस देना है, तो हम सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि हम फेयर हैं लाइफ में। ये नहीं कि हमने भेदभाव किया है, उसको अलग, इसको वो करा है। और साथ साथ में रिस्पेक्ट देना, जिसके भी बीच में हम कर रहे हैं, कोई भी नीचे कोई भी ऊपर नहीं है, ऐसा जस्टिस देना कि जो हारे या जो नहीं ऊपर जाए उसको भी बुरा नहीं लगे। तो फेयरनेस होना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, निर्णय की निश्चितता बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ये नहीं कि आज ये लिया, कल वो लिया, परसों वो लिया। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि खुद पर विश्वास ही नहीं है, कि मैं तो ये, इसने फलां ने ऐसा बोला तो मैं यहाँ बहक गया, उसने ऐसा बोला मैं वहां बहक गया। आपको पता ही नहीं क्या डिसीजन लेना है। तो अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे, मतलब पुअर लीडरशिप क्वालिटीज हैं हमें। 5, योजनाओं की निश्चितता। योजनाएं बनानी है, प्लान्स बनाने हैं, और डेफिनेट ऐसा करना है तो ऐसा करना है। ये नहीं कि अभी ऐसा करना है, चलो अभी इस तारीख तक नहीं हो पाया, चलो अगली बार ये कर लेंगे, अच्छा इसको डेट को बढ़ा लेते हैं। जो लोग इतने ढीले होते हैं, डेफिनेट प्लान्स नहीं होते, गोल्स नहीं होते, प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, वो कुछ ना कर पाते हैं ना करवा पाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हमारे नेपोलियन हिल ने कंपेयर किया है एक जहाज की तरह, एक शिप की तरह जिसमें रडर ही नहीं है। तो जब वो कैसे लैंड करेगा, रॉक्स पे जब जाएगा नष्ट हो ही जाएगा ना, देर सवेर जाना ही पड़ेगा उसको। रडर ही नहीं है, आप में कोई ठहराव ही नहीं है, तो आप कभी भी अच्छा नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि आप में डिसीजन पावर ही नहीं है। 6, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जॉब्स में कहते हैं, अगर आपने जितना आपको पैसा मिल रहा है आप उससे ज्यादा उनके लिए काम कर रहे हो, कंपनी के लिए, तो आप एक बेटर इंसान बन रहे हो। लीडरशिप की भी सबसे बड़ी क्वालिटी है तैयार रहना हमेशा, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुखद व्यक्तित्व। अगर मेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी नहीं है और मैं ग्रम्पी रहती हूँ, रूड रहती हूँ, तो लोग क्यों मेरे को
आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो कैसे हुआ. Let me share my screen again. तो हम बोल रहे थे कि अगर हमें सहानुभूति ही नहीं है, सिंपैथी ही नहीं है कि आपके साथ क्या गुजर रही है, हो सकता है मुझे नहीं समझ में आए कि आपके साथ क्या गुजर रही है, लेकिन मुझे चेष्टा तो करनी पड़ेगी कि आपकी समस्याएं हैं, मैं समझने का प्रयत्न तो करूं, या नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता है, अरे कुछ बकवास है, छोड़ो, तुम्हारा दिमाग गेम खेल रहा होगा. तो सिंपैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है एक लीडर की. नंबर 9, विवरण की कुशलता. मतलब डिटेल में, विस्तार में प्लानिंग बनाई हो, आप उसमें माहिर हो. सफल लीडरशिप के लिए ये बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? जब तक आप डिटेल्स में नहीं जाओगे, कोई प्लान ऑफ एक्शन आगे फॉरवर्ड कैसे होगा? एक विजन की जरूरत है, एक प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है, उसको बहुत इंपॉर्टेंटली बनाना है. 10th, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इच्छा कि कुछ रॉन्ग भी चला जाए ना, तो मैं दूसरों के ऊपर गलती आने की जगह अपने ऊपर गलती ले लूंगा. उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा कि भाई विक्टिम मोड नहीं बनाऊंगा कि अरे उसने ऐसा किया ना तो इसलिए उस प्रॉब्लम हो गई, उसको लेना चाहिए था. नहीं, उस पर नहीं थोपूंगा. उसकी गलती होगी तो वो भी अपने ऊपर लेने का मुझ में जज्बा होना चाहिए कि मैं वो शिफ्ट कर सकूं रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट मैं उसको समझूं. अगर कोई किसी ने गलती कर दी, उसको पर्सनली 1-to-1 जाके समझाऊं कि आपसे गलती हो गई. ये नहीं कि सबके सामने उसको बोलूं कि तुम असफल हो गए. तो पब्लिक ह्यूमिलेशन नहीं, पर्सनल एनकरेजमेंट. और गलती में उसको समझाओ, लेकिन उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करो. हो सके तो अपने ऊपर ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट. 11, कोऑपरेशन, सहयोग. सफल लीडर को का मिलकर प्रयास करने का सिद्धांत को समझ लेना चाहिए. क्या मतलब हुआ इसका? एक सक्सेसफुल लीडर को समझना चाहिए कि जो आपस में कोऑपरेशन होती है, वो ही दूसरों को आपके साथ चलाती है. आप यहाँ जा रहे हो, उनको वहां जाना है, तो साथ में कोऑपरेशन नहीं हुआ ना, तो कैसे फॉलो करेंगे? लीडरशिप का मतलब होता है आपके अंदर ये पावर हो कि आपने कुछ बोल दिया और लोग बोलेंगे हाँ जी ये हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना. अब समझते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लीडरशिप के दो रूप होते हैं. आइए उसको समझते हैं. लीडरशिप के दो रूप हैं. पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों और अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ. दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति ना हो. इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप अधिक अधिक देर नहीं टिक सकी. तानशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है. इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को लंबे समय तक नहीं झेल पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते. नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे. उनकी नेतागिरी खत्म हो गई. समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी ही लीडरशिप का वह इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहते. एक मिनट है ना, पेज बदल रहा है. जो लंबे समय तक बने रहते हैं. लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल अनुसरण करते हैं, परंतु वे ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते. लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के यह 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है. जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है, उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे. सो अगेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लीडरशिप दो प्रकार की होती हैं, दो भाग में डिवाइड होती हैं. एक सबसे जो इफेक्टिव होती है वो है कंसेंट से, कि उस इंसान ने आपका अग्री कर लिया. अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमेशा बढ़िया रहता है. एक होता है लीडरशिप फोर्स करते हैं, नहीं इसके लिए वोट करना ही पड़ेगा, नहीं इसको अपना लीडर चुनना ही पड़ेगा.
वहां आपको ना कंसेंट मिली, ना सहमति मिली, और ना लोगों की अंडरस्टैंडिंग मिली। वहां आप फेल होने में मतलब बहुत 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 पॉसिबल है। अब हम समझते हैं कि लीडरशिप असफल फेल क्यों होती है। हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं कि क्यों लीडरशिप फेल करती है। आज उसके बारे में पढ़ते हैं। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों को बताते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या ना करे, जितना कि यह जानना कि लीडर क्या करे। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित कर। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रही है, वापस आ गया। हाँ, प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करते और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वह काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वे लीडर हो या अनुयायी, यह कहता है कि वे अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि वे बहुत अधिक व्यस्त हैं, तो वे अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उसे यह आदत डाल लेनी चाहिए कि वे डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। तो पहली क्वालिटी को समझते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल लीडर्स बनना है तो हमें क्या चीज करनी है, और अगर हमें फेल नहीं होना है तो क्या चीज नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। मैं डिटेल्स ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सकती, मेरा विजन ही नहीं है, मैं आगे तैयार ही नहीं हो रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, मैं कैसे आगे जाऊंगी। अगर मैं इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो कैसे मैं आगे जाऊंगी। अगर लीडर बनना है तो हमें आगे से चार्ज लेना पड़ेगा। हम बोले बाकी फॉलोअर अनुयायियों को कि तुम लोग करते रहो, तुम लोग करते रहो, मैं आगे से कुछ नहीं करूं, तो फायदा क्या। अगर मैं लीडर हूं तो मेरा काम है डिटेल्स करना, कनेक्शन करना, लोग को इंस्पायर करना, उनको काम डेलीगेट करना। बट मैं बोलूं अपने आप ही तुम लोग करते रहो, तो क्या होगा, कोई सेनापति कुछ बोले, कोई सेनापति कुछ बोलेगा और सब कियोस हो जाएगा। सो इसका मतलब मैं क्षमता नहीं है मुझ में। सो पहले सबसे इम्पोर्टेंट योजना बनाने की, उसको डेलीकेट करने की, उसको समझाने की, लोग का बाय इन लेने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेकंड पढ़ते हैं। विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरों से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा, एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। ये बहुत सुंदर है। सारे जो बढ़िया लीडर्स होते हैं हमेशा एवर रेडी रहते हैं। जब कोई सिचुएशन आई, कोई इवेंट आया, दे आर रेडी कि हम कोई भी टाइप का काम कर लेंगे। और जो दूसरे को हम बोल लेंगे कि भाई तुम ये काम कर लो, वो हम खुद भी करने को रेडी है, नहीं तुम सारा काम कर लो मैं कुछ नहीं करूं, वो रेडी रहते हैं। और यही कहावत है कि जो लीडर हमेशा एक सर्वेंट बन के रेडी रहता है, इंग्लिश में इसकी कहावत है कोई कि अगर आप सर्व करने को रेडी रहते हो, किसी भी आसपास छोटा बड़ा कुछ नहीं मानते, तो आप में से जो 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 सर्व करने को रेडी है वो ही एक महान व्यक्ति बनेगा, वो ही एक वंडरफुल लीडर बनेगा, वो ही सक्सेसफुल होगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसको सच्चाई के बारे में पता है, ज्ञात है, और वो घबराता नहीं है, और उसको पालन करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, इक्वालिटी में विश्वास करता है। ये नहीं कि तुच्छ काम मेरे लिए नहीं है, जो दूसरे को देता है वो खुद भी करने को रेडी रहता है, जो आधे लोग भूल जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय इससे कि उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया
लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं? क्या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं? भुगतान इसी के लिए किया जाता है। सो अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को तो बड़ा सारा ज्ञान है और मैं अपने ज्ञान को बांटूंगी और पैसे लूंगी, तो कौन देगा ज्ञान के लिए पैसे? दूसरों को इंस्पायर करना, उनको भी आगे बढ़ाना और उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा करना जिससे उनकी लाइफ में भी पे हो, वो भी अपनी पथ पे आगे जा पाए। अगर मैं मेंटर बनती हूँ तो ग्रेट। बट मैं सोचूं कि नहीं जी, मैं तो इतना सिखा रही हूँ, मेरे को तो इतना पैसा चाहिए, तुम्हें समझ में आए नहीं समझ में आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सिखाना, तुम्हारा काम है पैसे देना, तो मैं अच्छी लीडर नहीं बन पाऊंगी। लेकिन जो मुझे आता है वो मैं दूसरे को सिखाऊं और वो भी आगे बढ़े, लाइफ में इंस्पायर हो, वो भी आगे जाए, तो अपने आप मुझे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या लोग अब बहुत विलिंगली दे देंगे कि भाई हमारी लाइफ में फर्क आ रहा है और ये खुद करता है ये वाला काम, ये प्रेरित भी करता है ये वाला, तो उसको देना उतना बुरा नहीं। लेकिन मैं अगर डंडे की चोट से मांगूंगी तो नहीं होता। नंबर 4। समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वे अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इस तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है, उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरे की कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। सो अगर मैं एक लीडर हूँ और मुझे कुछ इसकी नॉलेज है, बट मैं सोचती हूँ कि अरे ये नॉलेज नहीं बांटूंगी, नहीं तो कल मेरी गद्दी चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरा पोजीशन, मेरा स्थान चला जाएगा, ये भी उतना ही ज्ञानी हो जाएगा, तो मेरी तो गद्दी गई। अगर मुझे इनसिक्योरिटी है, डर है, फियर है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बोल रहे हैं जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लोग को अपने एफर्ट से आप उनको इंस्पायर करो और वो आगे बढ़ें, तो मैजिकल क्वालिटीज आ जाती हैं और आप एक ऐसे लीडर बन जाते हो जो एक समय पे मल्टीपल लोग को इंस्पायर कर सकता है कि वो भी सर्व करें, वो भी इंस्पायर हो जाएं, वो भी हेल्प करें, तो आप एक अच्छे लीडर कामयाब होते हो। पर अगर आई मी एम, मेरा नॉलेज मेरे पास, तो कुछ भी नहीं होता। 5th इज वेरी 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 पावरफुल। कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वे अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। सो अगर मुझ में क्रिएटिव स्किल्स ही नहीं है, मैं कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकती, विजुअलाइज ही नहीं कर सकती, फ्यूचरिस्टिक ही नहीं हूं, तो फिर मेरा कोई गोल ही नहीं है, तो मैं किस लिए लोग को अपने साथ चला रही हूँ? अगर मैं केपेबल ही नहीं हूँ कुछ प्लान्स बनाने के, उनको देखने के लिए कि वो एफिशिएंटली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, या दूसरों को मेंटर करने के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए, तो किस बात की लीडर हूं मैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, फ्यूचर विजन। 6th, सेल्फिशनेस, स्वार्थ। स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। आप खुद ही देखिए, अगर मैं लीडर हूं और काम करा है किसी और ने और मैं सब बोलूं हाँ हाँ मेरी प्लानिंग है, देखो मैं आई एम द बॉस, देखो मैंने इतना किया, सब बोलेंगे कितना इगोइस्टिक है, कितना ब्रैग कर रहा है, क्या फायदा है इसका, ऐसे लीडर क्या फायदा जो हर समय हमने काम किया, हमने कमर तोड़ी, हमें तो कुछ बताया ही नहीं, हमें तो कोई श्रेय ही नहीं दिया, व्हाट्स द पॉइंट? आइए इसको कंप्लीट करते हैं। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करते। वे सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है क्योंकि वे जानता है कि अधिकांश लोग
प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। ये एक यूनिवर्सल रूल है। समाज में अगर वाहवाही हो, अप्रिसिएशन हो, पदोन्नति हायर स्टेज पे जाएं, तो लोग उसके लिए ज्यादा काम करते हैं। मनी तो सबके पास रहता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मनी के लिए काम करेंगे। मनी के लिए लीडरशिप का मतलब पैशन आ गया। सो इनफैक्ट अच्छे लीडर्स ये भी करते हैं कि उन्होंने बीज बोया एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का किसी के दिमाग में, उसको इंस्पायर किया और वो आगे बढ़ के बड़ा सा चीज हो गया। अरे ये सब इसका आइडिया है। वो आइडिया का क्षेत्र भी नहीं लेते, श्रेय भी नहीं लेते कि मैंने आइडिया दिया था। अगर मैंने लिया था तो मतलब मैं आई एम हो गया। 7th, असंयम। अनुयायी असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी भी रूप में उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। अगर मुझ में संयम ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, रिस्पेक्ट मेरे लिए कहाँ से आएगी? और जब मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं संयम ही नहीं, किसी ने कुछ बोला मैं फटाफट परेशान हो गई, और मेरी ब्रिलियंस, मेरी वाइटैलिटी, तेजस्विता में वो भी, उसका जो है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं सेटल्ड ही नहीं हूँ, मैं कंट्रोल्ड ही नहीं हूँ, मैं काम ही नहीं हूँ, कंपोज ही नहीं हूँ। तो कैसे होगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी संयम, टेम्पर सही। निष्ठा का जी। निष्ठा का अभाव शायद इसे सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वे सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। सो अगर निष्ठा नहीं है, लॉयल्टी नहीं है मेरी, तो कहाँ सक्सेसफुल होंगे? जो अच्छे लीडर्स रहते हैं वो बहुत लॉयल रहते हैं। किसके लिए? जो उनके लिए काम कर रहे हैं और जिनसे वो काम करवा रहे हैं, अपने सीनियर्स के लिए भी, अपने कलीग्स के लिए भी, अपने एसोसिएट्स के लिए भी, जो ऊपर भी हैं और जो नीचे भी हैं। अगर लॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते तो लीडरशिप किस बात की? सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। अगर हमें किसी को अपमान करना पड़े तो किस बात की लीडरशिप? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लॉयल नहीं होते वो फेलियर डेफिनेटली पाते हैं, बिकॉज आपकी निष्ठा चेंजेबल है। लीडरशिप की 9th। लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है, तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डरा के, धमका के, परेशान करके, नीचा दिखाकर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? खुद देख लीजिए। जो दूसरों को अपग्रेड कर रहा है, उसका समझ रहा है, सिंपैथी दे रहा है, उसको, एंड सक्सेस पाएगा वही, क्योंकि वो रियल लीडर होगा, वो एक्चुअली में एक्चुअल रीडर होगा, वो एकदम फेयर रहेगा, वो हमेशा समझाएगा, जताएगा कि मुझे अपना, लोग बोलेंगे इसको अपना काम पता है यार, इज सो गुड, इतना हम्बल है, इतना सिंपैथेटिक है, इतना समझदार है, इतनी अच्छी जजमेंट करता है, कभी भी बायस नहीं होता, परफेक्ट है, कार्य कुशल है। बट अगर कुछ भी इसमें मिसिंग होगा तो नहीं। अगर मैं लीडर हूं ना, मेरी बात सुनो ना, कोई नहीं सुनेगा, स्पेशली आज की दुनिया में। नंबर 10। ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उनके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता।
वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। सो जो फॉर्मेलिटीज में पड़ जाते हैं, आई एम द लीडर, मुझे ऐसे बुलाओ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे इतना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं नहीं मिलेगा तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा, या मैं आऊंगा नहीं इवेंट पे, यू नो, अरे मेरा ओहदा है, मैं देखो वहां हूँ, मैं तुम लोग के तो नीचे थोड़ी आ सकता। ऐसे लोग अच्छे लीडर्स नहीं होते। अच्छे लीडर्स वो होते हैं जिनका ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है कि कोई भी आ जाए, कभी भी कुछ शेयर कर ले। ये नहीं कि अपॉइंटमेंट लेकर आओ, ये नहीं कि ऐसे आओ। जो अपने आप को इस फ्री माहौल में रखते हैं, फॉर्मेलिटी से दूर रखते हैं, जिनको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत फैंटास्टिक लीडर्स होते हैं। यह लीडरशिप की असफलता के सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप यह गलतियां ना करें, तो इस सूची को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। तो आप में से कोई भी कभी लाइफ में कोई लीडरशिप पोजीशन लेना चाहेगा तो इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर एरिया को जरूर पढ़ लीजिएगा, सो दैट फुल प्रूफ हो जाए कि मैं गलती से भी नहीं वहां। जैसे बहुत जेन्युइन, बहुत कॉमन चीज है, जब आपको कोई ओहदा मिलता है ना, तो आप उसका फायदा उठा लेते हो, या आपके सर पे चढ़ के बोलता है। नए पैसे वाले, नए ओहदे वाले, उनके सर पे चढ़ जाता है। बट ये ह्यूमिलिटी हमेशा एक गहने की तरह पहन के रखना चाहिए कि भाई इसको नहीं उतारना है। पाँव जमीन पे रहने हैं, आसमान पे उड़ने देना नहीं अपने आप को। लोग तारीफ करेंगे या नीचे लाएंगे, ना तो धंसना है नीचे, ना ऊपर जाना है। स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, संयम रखना है। तो मैं हमेशा बढ़िया लीडर बनूंगा, नहीं तो पता ही नहीं। आइए अब हम कुछ चीजें समझते हैं। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी, ये बहुत वंडरफुल है। कई फील्ड्स होते हैं जो रेडी होते हैं आप नए पौधे उगाने के लिए, जहां नई लीडरशिप की जरूरत आ सकती है। कैसे फील्ड्स हैं वो, आइए समझते हैं। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के सखेतर में नए नेता की काफी मांग है। एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका यह कर्तव्य है कि वे अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करें कि वे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा ना करें। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों को भौतिक आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है जो हमको जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पहला, पॉलिटिक्स के फील्ड में डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है। तभी आपके हर टाइप के पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, अनपढ़, गवार, करप्ट, जिनका प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अभी एजुकेटेड लोग जो काफी आगे हैं वो नहीं आना चाह रहे, बिकॉज वो लगता है गंदगी है। तो वो इसके लिए कोई भी स्कूल कॉलेज में पॉलिटिक्स नहीं सिखाते, हाउ टू बिकम अ गुड लीडर नहीं सिखाते। तो उस चक्कर में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है, इसीलिए इसको लीगलाइज करना है, बहुत कुछ करना है। तो यहाँ टैक्सेस भी हैं, कितने प्रकार के टाइप है जो राजनीति में जरूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, लेकिन सब लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, बट पॉलिटिशियन कोई नहीं बनना चाहता। बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे मैं पॉलिटिशियन बनूंगा और अपनी कंट्री, अपना स्टेट या अपने एरिया या अपने रीजन को अपलिफ्ट करूंगा। तो इतनी गंदगी में कौन जाएगा भाई? तो यहाँ लीडरशिप की डेफिनेटली जरूरत है। सेकंड कहाँ जरूरत है, समझिए, सिंपल सी लाइन है, हमने पढ़ ली। सेकंड है बैंकिंग बिजनेस में। बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत चेंजेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ लीडर्स जो हैं
वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, और कितना धोखाधड़ी हो रही है, कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं जहां बैंक ऑफिशियल्स ने लोन्स दे दिए, कंट्री को इतना नुकसान हो रहा है, भगौड़े हो जाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो अब्रॉड, उनको पकड़ पकड़ के इंडिया वापस लाते हैं। सो यहाँ भी बहुत जरूरत है रेवोल्यूशन की, रिफॉर्मेशन की, और लोग के आने की, अच्छे लीडर्स बनने की। थर्ड, जो उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इंडस्ट्रीज तो हर प्रकार की हैं इंडिया में, हर प्रकार की है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत टाइप की हैं, बट यहाँ के जो लीडर्स हैं ना, वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं। वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। जो फ्यूचर लीडर जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, वो ऐसा होना चाहिए जो सब लोग को आराम से हैंडल कर सके, उसको अपने अंदर ट्रस्ट हो, लोगों में ट्रस्ट हो कि मैं मेहनत करूंगा और लोगों के साथ काम करूंगा तो मैं इस कंपनी को आगे से आगे ले जाऊंगा। दूसरों को एक्सप्लॉइट करूंगा, परेशान करूंगा, तो मुझे भी कभी ना कभी एक्सप्लॉइटेशन और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो आदमी लीडरशिप के लिए सोचता है आगे जाने के लिए बिजनेस में, उसको समझना पड़ेगा कि लाइफ इज वंडरफुल अगर मैं वंडरफुल बन के रहूंगा तो, और अगर मैं परेशानी पैदा करूंगा तो मुझे भी परेशानी आएंगी। फोर्थ, ये चीज रिडंडेंट होने का शायद संभावना रहेगी, खत्म होने की संभावना रहेगी। रिलीजियस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे लीडर्स आए। अभी इतने फ्रॉड्स आ रहे हैं, ये आसाराम बापू जैसे लोग आ रहे हैं, लोग धंधा बनाने के लिए लोग को चूस रहे हैं। जेन्युइन लीडरशिप कहाँ आ रही है, जो वाकई में चाहे कि दूसरे का सामने फायदा हो, दूसरा इससे आगे बढ़े। अपने अपने चीज बता के, अपने प्रोडक्ट बेच के, प्रोडक्ट्स बेच के उन्होंने हमें ही प्रोडक्ट बना दिया है। हम फायदा क्या करेंगे, उन्होंने प्रोडक्ट्स बना दिया हमें। सो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, जो अभी हम देख भी नहीं पाए, अजन्मे फ्यूचर के लिए, अनबॉर्न फ्यूचर के लिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा पढ़ते हैं, पांचवा चटा पढ़ लीजिए। पांचवा, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नई किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा के सखेतर में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों की शिक्षित करने के इस नए तरह के तरीके खोजने होने के कि वे स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करें। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं, वे अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। जो फिफ्थ क्षेत्र है, लॉयर, डॉक्टर्स, एजुकेशन, अगर इसको ढंग से लिया जाए, एक ब्रांड न्यू लीडरशिप यहाँ आई जाए, तो ये बहुत बढ़ोतरी होगी। आप देखिए रिडंडेंट एजुकेशन मिल रही है हमें, जो हमारे सीबीएसई का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो सालों से चलता आ रहा है। कोई हमें नई टाइप की एजुकेशन सिखाता ही नहीं। रेफरेंशियल, आपने सुना होगा, रट्टा मार एजुकेशन हो रही है। लॉयर्स में भी कोई अपग्रेडिंग नहीं हो रही, उसी को फॉलो किया जा रहा है। मेडिकल साइंस में भी कोई ब्रेक थ्रू ज्यादा कम लोग कर रहे हैं, लोग टिपिकल कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको आजकल वो मिल जाते हैं, कि इतने इतने का उनका बिल बैठना ही चाहिए। तो अगेन उन्होंने इंसानों को प्रोडक्ट बना दिया, पेशेंट्स को प्रोडक्ट बना दिया कि इसको टेस्टिंग करते रहो, टेस्टिंग करते रहो, टेस्टिंग करते रहो। सो अगर आप लीडरशिप में जाओगे, आगे कुछ खोज में जाओगे, तो खासतौर कुछ इस पे स्पेशलाइज करोगे, तो और ज्ञान अच्छा मिलेगा, उसको इस्तेमाल करेंगे इन प्रिंसिपल्स के साथ। जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और सिर्फ थ्योरेटिकल 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 करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आजकल लोग थ्योरी पे तो जा रहे हैं, इस चक्कर में लोगों को पता ही नहीं होता कि बीमारियां क्या है। वो थ्योरी बस, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्टर क्या होते हैं, देखकर बता देते हैं ये प्रॉब्लम है। उनको जरूरत नहीं है एक्सरे कराने की, ये टेस्ट कराने की, वो बोलते हैं ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा है आजकल, उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी हमें। सिक्स्थ, जो नए लीडर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, उनको
जर्नलिज्म कहते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, सनसनी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कंपैशन नहीं है, सिंपैथी नहीं है, आपको उसको प्रोडक्ट बना के बार 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 दिखाना है। सो ये वर्ल्ड भी बहुत अगली हो रहा है। अच्छा, इसमें परिवर्तन चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो प्रिंसिपली काम करें, अच्छा जर्नलिज्म रिपोर्टिंग करें, न्यूज़पेपर्स में अच्छी खबरें सामने आए, बुरी खबरें पीछे आए, तो दिमाग हमारा नेगेटिविटी में नहीं जाके इसमें पॉजिटिविटी में उठे। एक बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, स्कैंडल्स को और बाकी नेगेटिव पब्लिसिटी को आगे नहीं बढ़ाएं, उससे फर्क डेफिनेटली आएगा। आइए ये वाला सेक्शन भी पढ़ लेते हैं, किस पद पर किसके लिए कब आवेदन करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसमें सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव यह सिद्ध करता है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। सो अगेन हमें समझने की इम्पोर्टेंस ये समझनी पड़ती है कि अगर हमें कहीं अप्लाई करना है तो इंफॉर्मेशन हर जगह मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस शेयरिंग जो बहुत 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 लोग के पास है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि नए लोग को एक्सपीरियंस नहीं देना या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं रखनी, बट एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, एक्सपीरियंस्ड विद इनएक्सपीरियंस्ड। जब वो प्रैक्टिकल सॉलिड नॉलेज आएगी, तब दोनों में बढ़ोतरी होगी, सिखाने वाले में भी और सीखने वाले में भी। जी, इस पर रजनी जी। रोजगार ब्यूरो जी, सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरोजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हो। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन, आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। यह विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छापना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। यह विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हस्ताक्षर किया जाए। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन तक संभव हो, प्रभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते हैं। स्वयं आवेदन देना कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे, जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में अपने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। सो अगर हमें कहीं अप्लाई करना है एक पोजीशन के लिए, तो कैसे अप्लाई करना है? लीडरशिप तो हमें सिखा दी गई कि हमें लीडरशिप कैसे करनी है, और लीडरशिप स्मॉल लेवल से लेके बड़े लेवल तक जा सकती है। इट डजंट मीन कि आपको बहुत बड़ी चीज का लीडर बनना है, स्मॉल 2-4 लोग का भी लीडर आप बन सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो होते हैं, सही एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का सिलेक्शन, चुनाव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनकी एक रेप्यूटेशन हो मार्केट में, जिन्होंने सेटिस्फैक्शन से लोगों को
रिजल्ट्स दिए हों, जब आप इनके साथ करेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा ब्यूरो ज्यादा, कैसे रेफरेंसेस हैं और लोग टेस्टिमोनियल कैसे दे रहे हैं। तो कभी भी अपना जॉब अप्लाई करने से पहले इन एजेंसीज को देखें, तो वो कहाँ जॉब पे लगा देगा पता ही नहीं चलेगा। सो एक इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। सेकंड, अगर आप अखबार को या किसी सोशल मीडिया को यूज करना चाह रहे हैं वही एड वैड देने के लिए, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितनी सैलरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं लगे आपका जो है एडवर्टाइजिंग आपने कह रहा है कि डेस्परेट हैं आप, क्या पद क्या पोजीशन चाहते हैं, क्लैरिटी से लिखें, तब जाके सामने वाले को इसको ये पोजीशन चाहिए तो ये सैलरी चाहिए, ये फायदे हैं, शॉर्ट में इसको बुलाया जाए। और हमेशा जब हम एड देते हैं अखबार में, कोई प्रोफेशनल कोई स्पेशलिस्ट को लेना चाहिए, बिकॉज कम पंक्तियों में कम शब्दों में आपको ज्यादा बताना है। तो इसमें अगर मैं इस्तेमाल करूंगी तो मैं शायद लंबे वर्ड्स बनाऊंगी, कोई स्पेशलिस्ट कम एक वर्ड में पूरी क्वालिटी बता देगा। सो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए और एक पॉजिटिव रिप्लाई के लिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। थर्ड, जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनली हम एप्लीकेशन बनाएं, तो सीधे सीधे हम फॉर्म्स पे जाएं या उनको लिखें जिनके हमें जहां हमें सेवा करनी है। इनको टाइप करवाएं, बिकॉज हैंड राइट करने पे लोग नहीं समझ पाते, कई बार टाइपिंग जो कंटेंट मैटर है वो फटाफट पढ़ने में आता है, वो क्लियर एकदम क्लियर होता है, और वहां साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल्स पूरी होनी चाहिए, जैसे बायोडाटा बोलते हैं ना, प्रॉपर कि मैंने यहाँ काम किया, मुझे ये चीजें हैं और मुझे ये एक्सपीरियंस है, सो दैट मैं आपके कंपनी में काम करने के लिए फुल्ली रेडी हूँ। इसको भी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो बेटर बन के निकलेगा आपका ये एप्लीकेशन। फोर्थ, परिचितों के थ्रू आवेदन, इसी को बोलते हैं ना कि रेफरेंसेस, जहां जहां पॉसिबल हो उन लोगों को खोजिए जो आपको पर्सनली अक्वेंट करवा पाए, आपको मिलवा पाए और आपको भी लाभ हो और उनको भी जहां ले रहे हैं उनको भी लाभ हो। एग्जीक्यूटिव कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। खुद की तारीफ करना है सो चीप, राइट? कोई और बोल रहा है इसमें ये गुण है, इट्स सो अमेजिंग, सो वो चीज का ध्यान रखिए। फिफ्थ, एप्लीकेशन स्वयं दीजिए, किसी के थ्रू नहीं। बेटा एप्लीकेशन दे देना, उसने दी नहीं तो खुद देना इंपॉर्टेंट होता है। इंप्रेसिव भी होता है कि कितना इंप्रेसिव आदमी खुद आया है देने के लिए, पर्सनली आया है। सो उससे और एक कंप्लीट स्टेटमेंट निकालना इंपॉर्टेंट है अपना खुद का, कि मैं आप मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किसके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या रीजन से आ रहा हूँ, और डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। आज इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कितना बड़ा है देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, बहुत लंबा सेक्शन है तो कल शुरू करेंगे। एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 7 है, जो ऑर्गेनाइज प्लानिंग का चैप्टर है, इसमें बहुत डिटेल्स हैं। तो रजनी जी ध्यान रखते हैं अपने इस सेक्शन से शुरू करेंगे। मैं इसको हाईलाइट भी छोड़ देती हूँ, है ना? सो वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी। आज आई नो आज का सेशन बहुत लोग के लिए शायद फायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज आप बोल रहे हो कि हमें तो जॉब अप्लाई में नहीं करना या हमें लीडरशिप नहीं चाहिए। पर ये जो किताब है ना, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग लीडर्स बनते हैं। आज हम घर पे भी अगर हैं, अगर हम हाउसवाइफ्स भी हैं या कुछ, तो हम घर के भी एक लीडर हो रहे हैं। एंड जो हम आवेदन की बात कर रहे हैं, हमें शायद पता ही नहीं कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। ये बुक हमें एक काइंड इंटरेस्ट दिखा रही है, एक रास्ता दिखा रही है कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने अंदर जो आपके जूल्स हैं उनको खोज सकते हैं, एंड यू कैन गो टू द